हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बीएमएस फर्स्ट ईयर का संस्कृत। जो बीएमएस के सिलेबस के अंदर जो संस्कृत ये सब्जेक्ट ऐड किया गया है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको ऐड क्यों किया गया है, ये बहुत सारे लोगों को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 11-12 तक क्या पढ़ा रहता है, सिर्फ इंग्लिश के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये पढ़ के आए रहते हैं। और उनके जो उन्होंने एग्ज़ाम देकर बीएमएस को सिलेक्ट किया, बीएमएस के अंदर एडमिशन लिया, तो उनके दिमाग में वही एमबीबीएस के जो सपना रहता है वही चालू रहता है कि अगर मैं एमबीबीएस होता, मुझको एमबीबीएस की सीट मिलती, आलाना आलाना बहुत सारे रहते हैं उनके अंदर, मन के अंदर सपने। लेकिन अचानक से जब वो बीएमएस के अंदर आ जाते हैं, अचानक से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अपने मन से तो आते नहीं है। उनको एमबीबीएस नहीं मिलने के बाद में मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट रहते हैं वो इसलिए एडमिशन लिए रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक दो बार अटेम्प्ट लिया रहता है, घर बैठ के ब्रेक लिया रहता है, उसके बाद में भी उनका नहीं क्लियर होता है एमबीबीएस, इसलिए वो बीएमएस के अंदर आते हैं। बीएमएस सिलेक्ट करने के बाद में जब उनके सामने सब्जेक्ट के नाम आते हैं, तो उनको एनाटॉमी यानी रचना शरीर, क्रिया शरीर यानी फिजियोलॉजी, ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो उनके समझ में आता है कि डॉक्टर्स को ये क्यों पढ़ना चाहिए, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो उनको समझाने वाले कोई बात नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर्स को संस्कृत ये एक लैंग्वेज सब्जेक्ट क्यों पढ़ने की ज़रूरत है फर्स्ट ईयर के अंदर, ये वो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि क्यों गवर्नमेंट ने, एनसीएसएम ने, अदर जो बॉडी है यूनिवर्सिटी ने, क्यों बीएमएस फर्स्ट ईयर वाले जो डॉक्टर्स रहते हैं, आने वाले भावी डॉक्टर्स रहते हैं, उनके लिए क्यों संस्कृत ये सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी किया है। तो इस डाउट को हम समझेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि आपको जो संस्कृत इसमें जो भी टॉपिक्स रहेंगे, हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर उसको ईजिली फॉर्मेट में आपको पढ़ा के देंगे, जो आपको अच्छे समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में उसको लिख के आराम से पास हो सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि ये बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत एक डॉक्टर्स को क्यों पढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर ऐसा है कि जो आयुर्वेद का जो मूल ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, तो ये जो मूल ग्रंथ बताए गए हैं आयुर्वेद के अंदर, वो सारे के सारे संस्कृत के सूत्रों के रूप में लिखा गया है। जैसे अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का पहला श्लोक में बोलता हूँ, तो उसके अंदर पहला श्लोक से लेकर आप बीएमएस फर्स्ट के अंदर जो चालू करते, तो वो स्टार्टिंग से लेकर आप चरक संहिता खोल लीजिए, सुश्रुत संहिता खोल लीजिए, वो सबका जो मूल श्लोक है वो श्लोक ही संस्कृत के अंदर लिखा रहता है। और उसके बाद में अलग अलग ऑथर्स जो रहते हैं वो उनको अपने लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं। जैसे जो कोई हिंदी लिटरेचर वाला बुक्स लेंगे आप, तो उसके अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता है। जो श्लोक मूल ग्रंथ के अंदर लिखा गया था उसको क्या लोगों ने समझा और क्या उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया, वो वहाँ पर लिख देते श्लोक के नीचे। तो हम लोग जो जिनको संस्कृत नहीं समझ में आता है, वो हम क्या करते हैं, मूल ग्रंथ का श्लोक ना पढ़ के सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं कि जो पहला श्लोक है उसका ट्रांसलेशन क्या है, जो दूसरा श्लोक है उसका ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन ट्रांसलेशन से भी हमको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है, लेकिन जो श्लोक है, श्लोक का मीनिंग है, वो हमको डीप मीनिंग वो संस्कृत पढ़ने के बाद में ही, जब वो हम लोग उसको डिकोड करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इसका जो श्लोक का एक्चुअल मीनिंग है वो ट्रांसलेशन में जो लिखा गया वही है या फिर इसका कुछ दूसरा भी मीनिंग हो सकता है। तो उस संस्कृत के मूल ग्रंथ को, चरक संहिता को, सुश्रुत संहिता को, अष्टांग हृदय को अच्छे से समझने के लिए, अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए, बीएमएस का जो मेन ग्रंथ है उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए हमको ये जो सब्जेक्ट संस्कृत ये पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि संस्कृत की कुछ अलग शब्दावली होती है, उसके कुछ अलग ग्रामर्स के रूल होते हैं, व्याकरण के। तो वो जब हम अगर स्टार्टिंग से समझ ले तो हमको वो श्लोक को ब्रेक करके इजीली उसको हम पढ़ सकते हैं, वो हमको इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमको ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं आती है डिफ़िकल्टीज। तो
ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर कि हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर संस्कृत या सिलेबस के रूप में क्यों है। इसका आंसर मैंने वन लाइन में बताऊँ तो जो हमारे बीएमएस का मूल अपने जो ग्रंथ है उसको वो जो ओरिजिनल रूप में लिखा गया है संस्कृत के अंदर सूत्र के अंदर, उसको हमें समझने के लिए प्रॉपर वो जो हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए हमको संस्कृत समझना जरूरी है। इसलिए संस्कृत समझने के लिए हमको बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर ही जो संस्कृत ये सब्जेक्ट दिया गया है, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आते आते आपको तो अभी एनसीएसएम के नए सिलेबस के जो करिकुलम उसके हिसाब से फोर्थ ईयर तो आएगा नहीं, आपका 1.5 का जो बैच रहेगा वो फर्स्ट ईयर, 1.5 का सेकेंड ईयर, 1.5 का थर्ड ईयर, ऐसा सिर्फ 3 साल का रहेगा। लेकिन उसके पहले जो जूना पैटर्न था वो जो 2012 से आगे कंटिन्यू हुआ था उसके अंदर 1.5 ईयर का फर्स्ट ईयर था और आगे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ये कैसे थे 1 ईयर के थे। इसलिए हमारे टाइम पे सेकेंड ईयर 1 ईयर का, थर्ड ईयर 1 ईयर का, और फाइनल ईयर 1 ईयर का, ऐसा सिलेबस आ रहा था हमको। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो एनसीएसएम ने नया सिलेबस बताया है उसके अंदर आपको जो मेन ग्रंथ है वो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना के सिलेबस में आ जाते हैं, सेकेंड ईयर में और भी डीप में रहते हैं, और जो थर्ड ईयर के अंदर काय चिकित्सा वगैरह, काय चिकित्सा पढ़ेंगे, शल्य तंत्र वगैरह पढ़ेंगे, शालक्य पढ़ेंगे, उसके अंदर वो आपको मेन ग्रंथ ही पढ़ना रहता है। तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्ट ना जाए इसलिए आपको फर्स्ट ईयर से ही मेंटली आपका जो वोकेबलरी रहता है संस्कृत का उसको ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए, आपका संस्कृत के अंदर ग्रिप अच्छा करने के लिए यह आपको संस्कृत ये सब्जेक्ट दिया गया है बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। तो आपको आप समझ तो लेंगे लेकिन आपको वहाँ पर लिख के वो सब्जेक्ट पास होना है। तो उसके लिए जो कुछ भी सिलेबस एनसीएसएम ने अभी दिया है वो सिलेबस को हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चों को सिर्फ सिलेबस समझने में दिक्कत हो जाती है कि सिलेबस के अंदर दिया क्या है। ये सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो लेक्चर्स कौन सा इम्पोर्टेंट है ये हम समझेंगे कैसे, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ जाता है। इसलिए हम आज का लेक्चर में पहले सिलेबस देखेंगे और उसके बाद में अपना लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीएमएस के जो संस्कृत का जो लेक्चर सीरीज है हमने मराठी लैंग्वेज में पहले से बना के रखा है हमारे मौर्य पब्लिकेशन ऐप पर। आप जिनको भी मराठी में ये संस्कृत लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर सीरीज करना है ज्वाइन, तो वो मराठी में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसके आगे हिंदी में लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करूँगा ये संस्कृत का। तो हम अभी एनसीएसएम ने जो नया सिलेबस दिया है उसके साथ में आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये एनसीएसएम का जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो उसका पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको देखने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लिखा गया है संस्कृतम एवं आयुर्वेदिक इतिहास। यहाँ पे जो आपको सिलेबस में जो सब्जेक्ट है उसको 2 सब्जेक्ट में कवर कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। वो पहले सब्जेक्ट का नाम है संस्कृत, वो है संस्कृत, और जो दूसरा है वो है आयुर्वेद इतिहास, AI इसको बोल सकते हैं हम लोग, AI आयुर्वेद इतिहास। तो हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो वो क्या है संस्कृत पढ़ना। तो ये जो सिलेबस है वो कहाँ से एप्लीकेबल होगा, उन्होंने बोला है 2021 के बाद की जो भी बैच आएगी न्यूली एडमिशन 2021 के बाद की उन सारे के लिए एप्लीकेबल है। अब हम देख लेते हैं कि वो सिलेबस में है क्या। यहाँ पर बोला गया है कि फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य बीएमएस के अंदर, फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य बीएमएस का हम सिलेबस देख रहे हैं। उसका जो सिलेबस है उसके अंदर संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास है। तो आयुर्वेद इतिहास हम नहीं देखेंगे, सिर्फ जो हम देखेंगे वो है संस्कृत का सिलेबस। आपको आयुर्वेद इतिहास और संस्कृत ऐसा 2 सब्जेक्ट कंबाइन मिलेगा, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है ऐसा है AYUGSN, AYUGSN, मतलब आयुष का यूजी जो है, यूजी अंडर ग्रेजुएशन वाला,
उसके अंदर का संस्कृत सिलेबस, SN का मतलब संस्कृत, आयुष, UG संस्कृत एंड AI मतलब आयुर्वेद इतिहास। तो हमको जो पढ़ना है वो है AYUGSN। समझ में आ गया? कोई डाउट? इसके अंदर बोला गया है कि टोटल आपके दो थ्योरी पेपर्स होंगे। थ्योरी पेपर कितने होंगे? वो होंगे पेपर 1 और पेपर 2, जिसका जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे टोटल। और ये तो उसके आवर्स है, ये आवर्स है, लेक्चर आवर्स। ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, ये आपके कॉलेज के अंदर जो भी लेक्चर्स बनाते हैं वो उनके लिए है। तो हमको ये देखना है कि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नीचे बताया गया है, पेपर एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके अंदर देखिए पेपर 1 जो है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। पेपर 2 जो है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। तो जो पेपर 1 होगा वो टोटल संस्कृत से रिलेटेड होगा, टोटल 100 मार्क्स किसके होंगे? संस्कृत के होंगे। लेकिन जो पेपर 2 होगा उसके 100 में से 80 मार्क्स संस्कृत करेंगे और 20 मार्क्स आयुर्वेद इतिहास करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के टोटल कितना है? 200 मार्क्स का हमारा संस्कृत है, संस्कृत प्लस आयुर्वेद इतिहास है, जिसके अंदर आपका 180 मार्क्स ये किसके लिए है? संस्कृत के लिए है, और 20 मार्क्स किसके लिए है? आयुर्वेद इतिहास के लिए है। तो समझ में आ रहा रहेगा कि आपको पास होने के लिए संस्कृत ये अच्छे से स्कोर करना कितना ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया है? अब ये तो आ गया आपका थियरी का एग्जाम, यहाँ पे लिखा था थियरी। अब प्रैक्टिकल के अंदर कैसा है? आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और प्रैक्टिकल के अंदर जो कोई प्रैक्टिकल्स को करना नहीं रहेगा, आपको बोला गया है वाइवा। आपका जो वाइवा रहेगा थियरी से रिलेटेड वो वाइवा पूछा जाएगा 75 मार्क्स का। और जो आपको कुछ इलेक्टिव कॉलेज अपना रख सकता है 10 मार्क्स के लिए, और 15 मार्क्स का उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब आपके जो वाइवा वगैरह रहेंगे वो तो 75 मार्क्स का रहेगा, अदर 25 उसके इलेक्टिव और उसके आपके क्या बोलते हैं जो टर्म्स पेपर होते हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है स्टार करके कि वाइवा किसके बेस पे होगा? ओनली संस्कृत के बेस पे, नॉट फॉर आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड हमारा यहाँ पर वाइवा नहीं होने वाला है, ऐसा बताया गया है। आपको डायरेक्ट 6F के अंदर देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जाम। आपको थियरी का जो 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर 180 संस्कृत प्लस 20 आयुर्वेद इतिहास है। तो 180 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पेपर 1 100 मार्क्स का था, वो टोटल किससे थे रिलेटेड? संस्कृत के रिलेटेड थे। तो हम देखेंगे पेपर 1 का टॉपिक्स क्या क्या है और उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टाइप ऑफ क्वेश्चन उससे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपको टॉपिक का नाम देखने का है। जो उसका पहला टॉपिक है, मैंने आपको जो लेक्चर सीरीज अभी आगे कंटिन्यू करूँगा वो इस टॉपिक वाइज ही करूँगा। टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4, टॉपिक 5, ऐसा पूरे कितने टॉपिक से? 11 टॉपिक से 11 पार्ट 1 के अंदर। तो हम देख लेते हैं पहला जो टॉपिक है उसके अंदर क्या है? संस्कृत वर्णानाम परिचय। संस्कृत वर्णानाम परिचय बताया गया है कि यहाँ पर जो भी वर्ण रहेगा, जो भी उसका परिचय के अंदर क्या क्या है? माहेश्वरी सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, ये उसके टॉपिक्स है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर ये जो टॉपिक है सिर्फ MCQ पूछा जाएगा आपको। क्या? MCQ। टॉपिक 2 से भी आपको सिर्फ MCQ आएगा, कोई ब्रॉड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और ये नहीं आएंगे आपको, SAQ LAQ नहीं आएगा। बताया गया MCQ आएगा 5 मार्क का, MCQ आएगा 5 मार्क का। नो SAQ LAQ क्या है? नो बोला गया है। तो ये क्या है? बहुत इजी है। पहला संस्कृत वर्णानाम परिचय और दूसरा जो संज्ञा है, संज्ञा के अंदर क्या है? संयोग, संहिता, हृदय, रस और लुप्त, अनुनासिक एक्सेट्रा जो भी है 2.1 2.2 वो सारा हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में थर्ड का नाम है उपसर्ग। यह हमको इसके MCQ के लिए नहीं है, लेकिन ये SAQ के लिए है। किसके लिए है? SAQ के लिए। जो फोर्थ टॉपिक है वो अव्यय है।
अव्यय धातु रूप वगैरह एक्स्ट्रा जो हमको आगे कंटिन्यू करने गए, तो उसके अंदर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ से भी SAQ आएगा और MCQ और LAQ नहीं आएगा। जो 5th टॉपिक है वो है कारक प्रकरण। कारक वगैरह हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे, वाच्य का प्रयोग पढ़ेंगे, कर्ता, कर्म, करण कारण, संप्रदान कारण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध, जो हम रूप वगैरह बोलते हैं संस्कृत में, वो आगे आपको देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर कारक प्रकरण के अंदर पढ़ेंगे। इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 15 मार्क्स के लिए रहेगा और इसके 5 मार्क्स किसके लिए रहेंगे, MCQ के लिए रहेंगे और SAQ भी इससे आएगा और LAQ भी आएगा, यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब सारे इससे पूछे जाएंगे आपको। तो ये आपको जो 5th टॉपिक है कारक वाला बहुत ज़्यादा IMP है। इसके बाद में अब हम देख लेते हैं 6th टॉपिक। 6th टॉपिक में क्या आने वाला है, संधि। क्या आने वाला है, संधि। जो भी हम ग्रामर्स पढ़ेंगे, ग्रामर्स, वो ग्रामर्स का जो सबसे मेन वाला हार्ड वाला पार्ट है वो संधि है। संधि के भी 3 टाइप्स हम पढ़ेंगे। स्वर संधि 6.1, 6.2 के अंदर क्या बताया गया, व्यंजन संधि, 6.3 के अंदर बताया गया है विसर्ग संधि, 6.4 के अंदर प्रकरण संधि आया है। तो ये जो मेन 3 टाइप के संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, ये हम लोग जो संधि ये हमारे सिलेबस के अंदर बताया गया है वो सारे के सारे कवर करेंगे। इससे नोट कीजिए कि आपको कोई भी MCQ नहीं आएगा, लेकिन SAQ और LAQ ये आने वाले हैं। समझ में आ गया। इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना बताया गया, 15 मार्क्स के लिए आएगा ये। इसके अगला जो टॉपिक है उसका नाम है समास प्रकरण। ये संस्कृत के व्याकरण का, ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक है। जैसे संधि एक मेन टॉपिक है वैसे ही समास भी एक मेन टॉपिक है। इसको भी आप लोग IMP कर दीजिए। तो IMP इसके अंदर क्या आपको पढ़ने का है, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, जितने भी समास वगैरह आते हैं वो आपको सारे के सारे इसके अंदर कंटिन्यू करने के। 7.3 के अंदर बहुव्रीहि समास, 7.4 के अंदर द्वंद्व समास। आपको अभी समझ में नहीं आता रहेगा कि ये समास है क्या, तो उस समास के अंदर भी बहुव्रीहि है क्या, द्वंद्व है क्या, तत्पुरुष है क्या, अव्ययी भाव क्या है। तो ये जब हम क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर कवर करेंगे तब आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ये समास है क्या। ये समास जो है बेसिकली सबसे मेन पॉइंट है हमारे संस्कृत के ग्रामर का। अगर इसको हम लोग को समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो यकीन मानिए कि आपको श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो उसको लर्न करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये भी पूरे टोटल 15 मार्क्स का होगा। इससे आपको MCQ नहीं आने वाला है, एक SAQ आएगा और एक LAQ आएगा। कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद का जो 8th टॉपिक है वो 8th टॉपिक है शब्द रूप। रूप आपने जिसका भी थोड़ा भी बैकग्राउंड 10th में 12th में संस्कृत का थोड़ा भी रहा होगा तो आप सभी को थोड़ा बहुत याद आता रहेगा कि हम लोग वो उस टाइम पे रूप पढ़ा करते थे। जैसे रामः रामो रामः, मालाह माला मालाह, जो भी हम लोग एक का कोई भी एक संज्ञा लेके उसका एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, प्रथमा, ये जब हम पढ़ते थे, रूप पढ़ते थे, तो उसके अंदर जो भी टॉपिक आता था वो हम लोग उसको बोलते थे शब्द रूप। रूप में भी 2 टाइप के रूप आते हैं। रूप यानी उसका ग्रामर का एक फॉर्म होता है। जैसे टेंस होता है ना, जैसे सेम टू सेम हमारे इंग्लिश में टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही संस्कृत का जो टेंस वाला पॉइंट है जिसके अंदर आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो देखना है, साथ में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यानी सिंगुलर, प्लूरल फॉर्म, ये भी इसके साथ में कंटिन्यू करना है। और उसके बाद में आपको एक चार्ट मिलेगा जो भी आपको लर्न करना बहुत ज़्यादा रहेगा इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूंगा, वो आप लर्न करना है, आप इजी से पास हो सकते हैं, उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो रूप के 2 टाइप है, पहला है शब्द रूप, दूसरा है धातु रूप। तो यहाँ पे का जो आपका टॉपिक है 8th में वो है 8th में शब्द रूप।
जो आपका 9वां टॉपिक रहेगा, 9वें टॉपिक में है आपका धातु रूप। तो शब्द रूप में आपको पहला जो 8.1 है वो क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द रूप, जो भी मैस्कुलाइन वाला रहेगा, मेल वाला रहेगा रिलेटेड, वो सारे के सारे अकारांत, इकारांत, जिसके लास्ट में अ आता रहे, जिसके लास्ट में ई आता रहे, जिसके लास्ट में उ आता रहे उकारांत, जिसके लास्ट में रू आता रहे, ओ आता रहे, वैसे जो भी पुल्लिंग रहेंगे, मेल वाले रहेंगे रूप, वो सारे के सारे हमको 8.1 के अंदर पढ़ना है। फिर 8.2 के अंदर आपको स्त्रीलिंग का आ जाएगा, फीमेल वाला फीमेल वाला आ जाएगा, फीमेल वाले रूप। फीमेल वाला कैसे, बला, कला, स्थिरा, माला, धमनी, नदी, ये इकारांत हो गया, बड़ी इकारांत। ये उकारांत हो गया, वर्षाभू, वधु, रिकारांत, चकारांत, जो भी लास्ट में यहाँ पे जो रहेगा वही उसके लास्ट में आता रहेगा, ये रहेगा इसका। उसके बाद में जो रूप बनता रहेगा वो रूप भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये हो गया मेल का या फीमेल का। और नपुंसक लिंगी जो बोथ वाला रहता है, जो नॉट फीमेल, नॉट मेल नॉट फीमेल, बोथ वाला जो टाइप रहता है, उसके भी संस्कृत में रूप चलते हैं। तो अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये सारे सारे रूप भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि इसके जो टोटल मार्क्स है वो कितने हैं, 10 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। इससे आपको MCQ नहीं आने वाला है, आने वाला है वो है एक SAQ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और जो दूसरा आएगा LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कोड आउट। इसके बाद में हम देखते हैं धातु रूप। मैंने आपको पहले बता दिया था हम लोग 2 टाइप का रूप पढ़ते हैं, पहला शब्द रूप, दूसरा धातु रूप। तो धातु रूप का जो टॉपिक है, 9वां टॉपिक है धातु रूप। इसके अंदर हम लोग परस्मैपदी, आत्मनेपदी, बहुत सारे जो पद रहता है जो संस्कृत के टेंस के हिसाब से चेंज होते रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे गण भी पढ़ेंगे, ये गण, वो गण, अदादिगण, दिवादिगण, स्वरादिगण, ये गण के हिसाब से क्या क्या रूप चेंज होता है वो हम सबको पढ़ने का है। समझ में आ गया। इसका भी वही है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 10 मार्क का रहेगा, 2 MCQ, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन SAQ, एक LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। कोई डाउट? नो डाउट। ये आपका सिलेबस से रिलेटेड हो गया। जो 10वां टॉपिक है सिलेबस का पार्ट 1 के अंदर, वो है आपका प्रत्यय। प्रत्यय भी आपके जो संस्कृत ग्रामर का है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना बताया गया, 10। इससे आपको 3 MCQ आएंगे, MCQ भी है, SAQ भी है और LAQ भी है। समझ में आ गया आप लोगों को। आपका जो प्रत्यय है उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारी जो टाइप के प्रत्यय रहेंगे 10.1, 10.2 के अंदर, वो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद में जो आपका 11वां टॉपिक है वो है विशेषण विशेष्य। बहुत सारे जो एडजेक्टिव, एडजेंक्टन, जो इंग्लिश में हम लोग देखते थे एडजेक्टिव कौन कौन से लगते हैं, वो सारे संस्कृत में कैसे चेंज होते हैं, कैसे कैसे लगते हैं, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जिसका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क का बताया गया है, उसको 2 मार्क्स के MCQ रहेंगे, SAQ रहेगा, यहाँ पे LAQ नहीं रहेगा, नो, ऐसा बोला गया है। अब हम देखते हैं पार्ट 2 का। जो पार्ट 2 के टॉपिक्स है उसके अंदर कैसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके अंदर 80 मार्क्स का संस्कृत है और 20 मार्क्स का क्या है, आयुर्वेद इतिहास। तो हमारे जो संस्कृत से रिलेटेड टॉपिक है पार्ट A संस्कृत, वो देख लेते हैं लिस्ट ऑफ टॉपिक और उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो पहला है वो है निरुक्ति तथा पर्याय पद। ये बहुत ही ईजी है। निरुक्ति और पर्याय का पद कैसा भी जो भी रहेगा हमको, पर्याय यानी सिनोनिम्स, इसका निरुक्ति मतलब वो शब्द बना कैसे हुआ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो हमको देखने का है। वो ABC, इस लिस्ट के अंदर जितने भी शब्द वर्ड है उनका निरुक्ति यानी उनका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, ओरिजिनेशन, और पर्याय यानी उसका सिनोनिम्स देखने का हमको। इसका भी टोटल मार्क्स कितना बताया गया, 15 मार्क का है। इससे MCQ नहीं पूछे जाएंगे, एक SAQ आएगा और एक LAQ आएगा, 2 SAQ आएगा, सॉरी 2 SAQ आएगा और एक LAQ आएगा। जो दूसरा है वो है परिभाषा। परिभाषा कौन कौन सा है, वो ABC के अंदर जो भी आपको टॉपिक देखने को मिल रहा है, आयुर्वेद क्या है, पंचमहाभूत क्या है, और यहाँ पर त्रिगुण क्या है, दोष क्या है, मल क्या है, दुष्य क्या है, संसर्ग, सन्निपात, द्रव्य गुण, कर्म, सामान्य
जितने भी आपको दिख रहे वो सारे के सारे का परिभाषा यानी डेफिनेशन, हम बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ का डेफिनेशन बताओ, तो ये डेफिनेशन वाला टॉपिक है आपको, इसके अंदर आपको सिर्फ डेफिनेशन याद रखने का है। तो इसका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 20 मार्क्स का आएगा। नो एमसीक्यू, आपको 2 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड एसएक्यू के अंदर, और एलएक्यू में 1 क्वेश्चन आएगा। जो तीसरा है वो अन्वय लेखन है। अन्वय लेखन के अंदर आपको देखने को मिलेगा अष्टांग हृदय सूत्र स्थान। जो अष्टांग हृदय हमारा संस्कृत का तो है, लेकिन ये संस्कृत का सिलेबस है, लेकिन जो हमारा अष्टांग हृदय ये ग्रंथ है जिसको हम लोग बोलते हैं बृहत्त्रयी के, जो बृहत्त्रयी के अंदर जो 3 ग्रंथ आते हैं वो होता है पहले चरक, दूसरा होता है सुश्रुत और तीसरा होता है अष्टांग। तो जो अष्टांग का जो अष्टांग हृदय है उसके सूत्र स्थान, उसके बहुत सारे स्थान होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसका जो सूत्र स्थान है उसके अध्याय आएंगे सर्वसूत्राणी, उसके सारे सारे सूत्र पढ़ना है हमको। जो पहला अध्याय है उसका नाम है आयुष कामी अध्याय, जो दूसरा अध्याय है उसका नाम है दिनचर्या अध्याय, तीसरा अध्याय है वो है रोगानुत्पादनीय अध्याय, वो ये रियल में चौथा अध्याय है, लेकिन यहाँ पे 3 हमको अध्याय पढ़ने हैं। पहला आयुष कामी, दूसरा दिनचर्या, तीसरा रोग अनुत्पादनीय अध्याय। ये 3 अध्याय के सारे सर्वानी सूत्र, उसके सारे के सारे सूत्र पढ़ना है, सूत्र यानी उसके श्लोक पढ़ना है। और जो श्लोक किस में रहेंगे, संस्कृत लैंग्वेज में रहेंगे। तो इसके ऊपर हम जब संस्कृत का बेसिक ग्रामर क्लियर कर चुके रहेंगे तो हमको यहाँ पे सूत्र पढ़ने में, याद करने में बहुत ही ईजी जाएगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ये हमारे 30 मार्क का रहेगा। इसके अंदर नो एमसीक्यू, 3 क्वेश्चन आएंगे एसएक्यू के अंदर, और एलएक्यू के अंदर कितने आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा। और इसके बी जो है, बी के अंदर क्या बताया, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का अध्याय सर्वसूत्राणी। कौन कौन से अध्याय आएंगे, पहला है दोष आदि विज्ञान, दूसरा है दोष भेदीय, तीसरा है दोष उपक्रमणीय, चौथा है द्विविध उपक्रमणीय। ये 4 चैप्टर यहाँ से भी पढ़ने, यहाँ से 3 चैप्टर, यहाँ से 4 चैप्टर, ऐसे हम लोग का अष्टांग हृदय का 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं अन्वय लेखन के अंदर। और जो सी वाला है वो है हमारा वैशुषा नहीं, वैद्यकीय सुभाषित साहित्य, वैद्यकीय सुभाषित साहित्यम। इसका श्लोक नंबर वगैरह बताया गया है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, उसके बहुत सारे टॉपिक्स है, उसके जो भी यहाँ पर सिलेबस के अंदर है हम लोग ईच एंड एवरी को कवर करते हुए जाएंगे। इसके बाद का जो सबसे लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं दी एंड हमारे संस्कृत सिलेबस का, वो है पंचतंत्र की कहानियाँ। हम जब हम जब छोटे थे, लेकिन जब हमारे घर में दादा दादी बहुत जो एजेड लोग रहते हैं, एल्डर्स रहते हैं, वो हमको कहानियाँ सुनाते हैं। वो कहानियाँ कहीं ना कहीं तो लिखी गई होंगी। तो ऐसा बताया गया है कि पंचतंत्र की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, जिनसे हमको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे सीखने की चीज़ मिलती है। वो पंचतंत्र के अंदर 5 स्टोरी है, स्पेसिफिक 5 स्टोरीज है, वो भी 5 स्टोरीज हमको यहाँ से पढ़ने हैं। वो अपरिचित कारकम वाले 5 जो अध्याय 5 स्टोरी है वो हमको पढ़ने हैं। उसका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, क्या 15 मार्क का है। एमसीक्यू नहीं आएगा, 1 एसएक्यू आएगा, 1 एलएक्यू आएगा। कोई डाउट? नो डाउट। आप जो पार्ट बी है इसको मैं यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, ये हमारे संस्कृत से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको यहाँ का सिलेबस टोटल कंप्लीट समझ में आना चाहिए, इसलिए बता दे रहा हूँ कि आयुर्वेद इतिहास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कितना था, 20 मार्क्स के लिए आएगा। आयुर्वेद इतिहास हमारा 20 मार्क्स के लिए आने वाला है पार्ट बी के अंदर। उसके जो टॉपिक्स है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच, ऑल कंपलसरी। ये सारे के सारे कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। 20 एमसीक्यू आने वाला है। वो टोटल आपके क्या रहेंगे, टोटल आयुर्वेद इतिहास से रिलेटेड रहेगा, और सबको 1 मार्क्स रहेगा, 1 मार्क का 1 एमसीक्यू। तो कितना हो गया, टोटल 20 मार्क्स आपका हो गया क्लियर। तो उसके टॉपिक बता देगा कौन कौन से टॉपिक से आपको क्या क्या आने वाला है। जैसे टॉपिक 1 नंबर 1 से इतने सारे आएंगे 5 एमसीक्यू, नंबर 2 से आएंगे 5 एमसीक्यू, टॉपिक नंबर 3 से आएंगे 5 एमसीक्यू, और टॉपिक नंबर 5 से आएंगे 5 एमसीक्यू। कोई डाउट? इसके अंदर बताया गया आगे टॉपिक नंबर 10 से 3, टॉपिक नंबर 11 से 2 क्वेश्चन। ये तो हो गया हमारा आयुर्वेद इतिहास का सिलेबस।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा जो 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये हमारा 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, ये आपको 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे रहने वाला है। 20 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यू रहेंगे, आपको एसएक्यू कितने मार्क्स का रहने वाला है, 40 मार्क का, और 40 मार्क का कितना क्या रहने वाला है, LAQ। आपको 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर रहेंगे, ऑल कंपलसरी 1 मार्क के लिए। यहाँ पे आपको एसएक्यू जो रहेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, नीचे देखते हैं हम लोग, 8 5 जा 40 और यहाँ पे 4 10 जा 40। जो क्वेश्चन 2 रहेगा वो सारे के सारे SAQ है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो हमको 8 क्वेश्चन आएगा, ऑल कंपलसरी, एक को मार्क्स 5 रहेंगे, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन LAQ, आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 के 4 कंपलसरी रहेंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा, 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों को चारों आपको कंपलसरी है उसका आंसर देना। टोटल मार्क्स हो गए उसके 40, यहाँ के 40, यहाँ के 40 और आपका MCQ का 20, टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनता है ऐसा। लास्ट में आपको रेफरेंस सोर्स वगैरह बुक्स वगैरह बताया गया कौन कौन सा आप यूज़ कर सकते हैं। तो संस्कृत का हमारा खुद का मौर्य पब्लिकेशन का एक बुक है, वो बुक को भी आप परचेस करके अच्छे से, हम लोगों ने उसके अंदर पंचतंत्र, वैद्यकीय सुभाषित साहित्य से लेकर जो छोटा मोटा टॉपिक है वो भी कवर किया है, साथ में जो बड़े टॉपिक्स है जैसे संहिता, अपने चरक सुश्रुत संहिता भी उसके अंदर कुछ चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस के से रिलेटेड था पहले उसको भी रखा गया है। और जो संधि प्रकरण है, जो समास प्रकरण है, जो प्रत्यय प्रकरण है, कारक प्रकरण है, जो टेंस वाला पार्ट था, उस सारे के सारे को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में सिंपल बना के वहाँ पर उसके फॉर्म्स में लिखा है वो बुक्स के अंदर। तो आप, लेकिन उसका सिर्फ यही है कि वो जो बुक्स है वो मराठी लैंग्वेज में है, तो आप जिस किसी भी अगर वो मराठी लैंग्वेज वाला बुक चाहिए रहेगा तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन पे, तो फ्लिपकार्ट पे। तो इसके आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ रेफरेंस बुक बताए गए हैं, तो लघु सिद्धांत कौमुदी एटसेट्रा, ये सारे आप यूज मत कीजिए, मेनली जो हम यहाँ पे लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे उसको ही कंटिन्यू करना, उसके खुद के एक नोट्स बनाना, जो मैं डेली आपको एग्ज़ाम के लिए मतलब रिलेटेड IMP बताऊंगा उसको एक जगह पे लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। आपका जो इम्पोर्टेंट जो भी MCQ रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, SAQ रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, LAQ रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूंगा कि ये मोस्ट IMP है, आपको ये एज इट इज़ लर्न करना ही है। तो आप उसको लिख के जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, साइड बुक में एक अपना IMP वाला बुक बना लेना कि संस्कृत के अंदर ये टॉपिक IMP है, जिसको मुझको लिख के प्रैक्टिस करना है, और लास्ट तक आपने अगर उसको फॉलो किया तो आप 100% अच्छे मार्क्स के साथ में संस्कृत को पास करेंगे।